आज स्टूडेंट्स आपको 12th का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। कुछ वर्षों से लगातार पूछते आ रहा है और ये ज़रूरी भी है पढ़ना। नया सिलेबस के अनुसार इसको सिलेबस नए एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन बोर्ड पे डिपेंडेबल मत रहिए, कभी क्या पूछ देगा। लेकिन ताकि आप सारा चीज़ टॉपिक पढ़ के जाइए, आपको मेंस के सिलेबस में भी है और ताकि आपको बोर्ड में ये 5 मार्क का नेसेसरी है, इसलिए आप इसको देखिए। वेन डी ग्राफ जनरेटर, क्या नाम है इस जनरेटर का नाम? वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? देखिए, वेन डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मशीन होता है जिसको डिजाइन रॉबर्ट जेम्स वेन डी ग्राफ ने किया था। उसी के नाम पे इस जनरेटर का नाम पड़ा वेन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए वो जनरेटर किस तरह से होता है, हम देखिए। एक गोल ऊपर का जो पार्ट होता है गोल ग्लोब जैसा स्फेरिकल होता है। क्या होता है? ग्लोब जैसा स्फेरिकल। उसके नीचा में 2 पिलर होता है, इसको कहेंगे स्फेरिकल कंडक्टिव कह सकते हैं, कंडक्टिव ग्लोब। क्या है बच्चों? स्फेरिकल है, जिससे क्या होता है? कंडक्टर, जिससे करंट पास करे। और एक साइज का ग्लोब जैसा इसका साइज है। कैसा साइज है बच्चों? ग्लोब जैसा। इसको एस मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? एस। अब यह जो ये ग्लोब है 2 पिलर के ऊपर टंगा होता है। कितने पिलर के ऊपर? 2 पिलर के ऊपर, इस तरह से। और इसके अंदर में पिलर P1 ले लीजिए एंड P2। इसको इंसुलेटिंग पिलर कहते हैं, इंसुलेटिंग पिलर्स। क्या मान लिया बच्चों इसको? इंसुलेटिंग पिलर्स। अब इसके अंदर में 2 पुल्ली लगा होता है। क्या लगा होता है? 2 पुल्ली। यहाँ पुल्ली को हम P से डिनोट करते हैं। P से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं रोलर भी लिखा होता है, जिसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2। और इसके साथ एक बेल्ट जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? बेल्ट। ये कौन सा बेल्ट होता है? इंसुलेटिंग बेल्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये 2 रोलर है। क्या बच्चों? रोलर को R1 एंड R2, इसको पुल्ली भी कहते हैं, कहीं कहीं आप पुल्ली भी देखते होंगे। ये रोलर है। और यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक जनरेटर से जुड़ा होता है। अब समझिए इसके बारे में। जनरेटर से पॉजिटिव चार्ज आता है और इस रोलर पे आता है। किस पे? इस रोलर पे से चार्ज बेल्ट से होते हुए इस तरह से यहाँ पे जुड़ा होता है। यहाँ से किसके द्वारा? यहाँ पे एक ब्रश जुड़ा होता है। क्या बच्चों जुड़ा होता है? ब्रश। देखिए, ब्रश एक कॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? मेटल का। मेटल कॉम्ब भी कह सकते, कंघी जैसा, या आप इसको ब्रश भी कह सकते हैं। इसको C1 मान लीजिए एंड C2 कॉम्ब। और चार्ज इस पे से होते हुए सरफेस पे आएगा और सरफेस के चारों ओर चार्ज फैल जाएगी। अब देखिए, जनरेटर से क्या जुड़ा होता है बच्चों? जनरेटर। कौन सा जनरेटर? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर से चार्ज किसी एक रोलर पे जाता है इस कॉम्ब से। और देखिए, रोलर जो होता है ये मोटर से जुड़ा होता है। किससे? मोटर से। जब मोटर घूमेगा तो रोलर भी उसके साथ घूमेगी। जब रोलर घूमेगा तो रोलर पे क्या लगा होता है? फित्ता को ही बेल्ट कहते हैं। फित्ता लगा हुआ है और फित्ता क्या करता है? जब इस पे कॉम्ब पे जो चार्ज होता है इस फित्ता पे जाएगा और जब ये पुल्ली घूमेगा, ये पुल्ली घुमा, ये फित्ता भी से, ये दोनों पुल्ली ये घूमेगा तो ये फित्ता बेल्ट से टाइटली बाउंडेड होता है, टाइट से बंधा होता है। जब ये पुल्ली घूमती है तो ब्रश से लगा हुआ चार्ज इस पेड़ से किस पे आता है? इस बेल्ट पे। और इस बेल्ट से चार्ज धीरे धीरे किस पे? इस कॉम्ब पे जाता है।
इस कॉम से चार्ज इस स्फीयर पे आता है, जब स्फीयर पे चार्ज आएगा तो उसके चारों ओर फैल जाता है। ये देखिए यही है वैन डी ग्राफ्ट जनरेटर। इसको डिजाइन किसने किया था? रॉबर्ट जेम्स वैन डी ग्राफ्ट। अब देखिए इसके बारे में हम बताते हैं। वैन डी ग्राफ्ट जनरेटर, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स machine which is designed by Robert James Van de Graaff। और यह जनरेटर को किसने बताया था? रॉबर्ट जेम्स वैन डी ग्राफ्ट। अब इस जनरेटर का काम क्या है? इस जनरेटर का काम है हाई पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना। क्या काम है बच्चों? टू इंक्रीज हाई पोटेंशियल डिफरेंस। इसका काम क्या बच्चों? क्या उत्पन्न करता है? यह हाई पोटेंशियल डिफरेंस को यह उत्पन्न करता है, जो ज्यादा हो, इंक्रीज करता है किसको? हाई पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसमें पूछेगा हाई पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस का इसमें यह काम है कि ताकि यह किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को यह एक्सेलरेट करे। क्या करता है यह? चार्ज पार्टिकल्स, दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स। यह पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। ये वैन डी ग्राफ्ट जनरेटर है, इसका प्रिंसिपल देखिए। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन वी सप्लाई सम चार्ज टू अ स्फेरिकल कंडक्टर। जब इस कंडक्टर पे चार्ज सप्लाई करेंगे, देखिए ये ग्लोब है ना, मैंने बोला था इस पे से चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब इस सरफेस पे चार्ज आएगा, तब क्या होगा? चार्ज इस सरफेस के चारों ओर फैल जाएगी। कोई दिक्कत? जब हम इस सरफेस पे कुछ चार्ज देते हैं तब चार्ज क्या होता है? इस कंडक्टर ग्लोब पे फैल जाता है। तब उसके बाद सेकेंड क्या होता है? जब इस पे चार्ज फैलेगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? यह पूर्ण तरह से गोल होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए। नुकीला नहीं हो, यदि नुकीला होगा तो कोरोना डिस्चार्ज हो। क्या होगा? कोरोना डिस्चार्ज। देखिए कोरोना डिस्चार्ज किसको कहते हैं? जब किसी भी स्फेरिकल पे यदि नुकीला चीज निकलता है उसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना वायरस में जो आप देखेंगे, कोरोना वायरस गोल गोल पर नुकीला देखे है ना, उसी तरह से कोरोना डिस्चार्ज होता है। जब किसी स्फेरिकल सरफेस पे शार्प एज क्या हो जाए? एज, उसका एज मतलब ये जो साइड है, यदि साइड पे यदि नुकीला चीज निकल जाए, जब नुकीला होगा तो तब चार्ज डेंसिटी, जैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा यहाँ से चार्ज लीकेज करेगा, उसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते। समझ गए ना? कोरोना डिस्चार्ज क्यों होगा? जब कोई शार्प मतलब नुकीला चीज छूट जाता है, यदि उससे चार्ज क्या हो? लीकेज करता हो, तब कोरोना डिस्चार्ज होगा। समझिए। सेकेंड क्या कहता है? देयर इज नो शार्प एज रिटेन ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर पे कोई नुकीला चीज नहीं छोड़ना चाहिए। नुकीला, इसमें कोई चीज जो हम बनाए हैं इसमें नुकीला भाग नहीं होना चाहिए। अगला चीज, इतना समझ गए? प्रिंसिपल समझ गए? अब ध्यान दीजिए इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट। देखिए ये लिखा हुआ बच्चों एस, क्या लिखा हुआ है? एस। देखिए इस ग्लोब को, ये क्या है? स्फेरिकल ग्लोब। एक ग्लोब जैसा है, इसलिए इसको हम ग्लोब बार बार बोल रहे हैं। कैसा आकार है इसका? स्फेयर का। तो देख रहे हैं ग्लोब जैसा देखने में लग रहा है ना, इसलिए इसको कहेंगे स्फेरिकल कंडक्टिव ग्लोब। जो ये दो पिलर के ऊपर टंगा होता है। किसके ऊपर? 2 पिलर के ऊपर ये खड़ा होता है। समझ गए ना? द एस इज अ स्फेरिकल ग्लोब, एस इज अ लार्ज, बहुत बड़ा सा स्फेरिकल ग्लोब विच इज माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग पिलर P1 एंड P2। यह दो पिलर P1 एंड P2, पिलर P1 एंड P2 पे ये क्या होता है? टंगा होता है। माउंटेड मतलब होना, टंगा होना, यानी खड़ा होता है।
ये पिलर क्या होता है, इंसुलेटिंग, हिंदी में कहते हैं कुचालक। ये कुचालक जो चार्ज जिससे चार्ज नहीं जाए उसे कुचालक कहते हैं। इंसुलेटिंग पिलर है, इस पे टंगा होता है कौन, ये ग्लोब। अब सेकेंड देखिए, यहाँ R1 एंड R2 आर टू रोलर्स, यहाँ पे दो रोलर कौन है, R1 एंड R2। इस रोलर को पुल्ली भी, एनसीईआरटी बुक में इसको पुल्ली लिखा होता है, किसी किसी बुक में रोलर भी लिखा होता है। अब देखिए दो रोलर R1 एंड R2, दो पुल्ली क्या हुआ, दोनों पुल्ली दो पुल्ली जो है ना, यह किससे बंधा होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसी से पतला पतला गया है, इसको हम कहते हैं बेल्ट। क्या कहते हैं बच्चों, बेल्ट, हिंदी में फीता कहते हैं। फीता देखते हैं ना, जब आटा पिसाने जाइएगा ना, उसके ऊपर में चक्की में जो फीता बंधा होता है उसी तरह से फीता होता है, समझ गए। फीता मतलब एक बेल्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। R1 एंड R2 आर टू रोलर, यानी दो रोलर जिसको हम पुल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्ली, विच आर ड्राइवन बाय पुल्ली R1 R2 एंड इलेक्ट्रिक मोटर। और ये पुल्ली जो होता है, ड्राइवन तो जुड़ा होना, ये पुल्ली है किससे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर से। ये पुल्ली किसके जुड़ा होता है, मोटर से। जब मोटर चलेगा तो पुल्ली भी घूमेंगी। और पुल्ली से क्या जुड़ा हुआ बच्चों, पुल्ली से क्या जुड़ा हुआ है, यह बेल्ट, तो बेल्ट भी घूमने लगेगी। तो देखिए सेकेंड, C1 एंड C2 आर टू मेटल कॉम्ब्स। C1 यहाँ देखिए इस तरह से, C1 एंड C2 एक मेटल का कॉम्ब है। मेटल का कॉम्ब समझते हैं, कॉम्ब मतलब कंघी, ब्रूस जैसा, उसको ब्रूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूस। C1 एंड C2 आर टू मेटल कॉम्ब्स। C1 और C2 जो है एक धातु का बना हुआ कंघी होता है, कंघी जैसा ही होता है। टू ब्रश दे आर कॉम्ब्स, देखिए है ना, ये कंघी जैसा ही होता है, जो अरेंज किया गया, जो अरेंज किया किसके साथ, क्लोज एकदम टाइट से बांधा होता है, किसके साथ, दो इंसुलेटिंग बेल्ट के साथ। किसके साथ, दो इंसुलेटिंग बेल्ट, जिसे नीचे से ऊपर तक बांधा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लोज टू द बेल्ट, द लोअर कॉम्ब किसके साथ, निचल का कॉम्ब कौन सा, C1 एंड ऊपर का कॉम्ब C2। द लोअर कॉम्ब C1 इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ अ DC जनरेटर एंड G, द अपर कॉम्ब इज C2 इज कनेक्टेड टू द ग्लोब। निचल का C1 जो है ना, निचला देखिए बुआ, ये C1 है मेटल का कॉम्ब, ये किससे जुड़ा होता है, DC जनरेटर से। किससे, DC जनरेटर से। और ऊपर वाला C2 किससे जुड़ा होता है, ये ग्लोब से। किससे, इस ग्लोब से। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए, हम फिर से आप इसको मिटा के अच्छा से समझाते हैं। देखिए मैंने बोर्ड साफ कर दिया है, अब ध्यान दीजिए। वर्किंग मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल बता दिया, वंडी ग्राफ जनरेटर क्या होता है और इसका कंस्ट्रक्शन बताया। अब इसका बच गया है वर्क फंक्शन। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है वंडी ग्राफ जनरेटर का, यदि समझिए, ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एट द शार्प पॉइंट ऑफ द टीथ ऑफ द कॉम्स C1, यदि यह जनरेटर, देखिए यह जनरेटर से यदि पॉजिटिव चार्ज जाता है तब इसकी से पहुंचता है C1 क्या बच्चों, मेटल कॉम मतलब कंघी, ब्रूस, इस पे यदि पॉजिटिव चार्ज जाए, क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ से इसके हाई डेंसिटी के कारण चार्ज इस बेल्ट पे जाता है, किस पे, इस बेल्ट पे जाएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड ऑन द बेल्ट, और इस बेल्ट पे क्या पॉजिटिव चार्ज चलते कहाँ तक बेल्ट जाते रहेगा और कहाँ पहुँचेगा, इस कॉम्ब, किस कॉम्ब पे, कॉम्ब C2 पे। द पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूसली कैरिड बाय द बेल्ट टू द टॉप, और इस पॉजिटिव चार्ज को C1 से लेके C2 तक ऊपर तक कौन ढोता है, ढोना, कैरिड मतलब क्या, ढोना, लेके जाना, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जाना। तो यहाँ से चार्ज को कहाँ तक ले जाता है, C2 तक। कौन ये काम करता है, तो बेल्ट। आप देखिए, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन एट द कॉम्ब C2, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण C2 पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के कारण C2 भी क्या होता है, कॉम्ब, पॉजिटिव चार्ज होता है, या ये पॉजिटिव चार्ज होगा और जिससे चार्ज क्या करेगा, कैरिड करेगा, किस पे, ये चार्ज हो जाएगा और चार्ज किस पे देगा, इस स्फीयर पे। जब ये इस स्फीयर पे कुछ चार्ज को दिया जाता है, कुछ चार्ज को देंगे तो चार्ज उसके चारों ओर फैल जाता है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, V बराबर 1/4 पाई इंटू C0 इंटू Q बटा R। तो देखिए Q बटा R, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो रेडियस है, इसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट रेडियस में कोई दिक्कत नहीं ना है। V बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, जब ये इस पे चार्ज ज़्यादा होते जाएगा, चार्ज बढ़ते जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी
बढ़ जाएगा। तो कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेंडी ग्राफ जनरेटर को छूने से उसका बाल जो सर के ऊपर बाल होगा बाल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कारण 5 से 7 मेगा वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है। कितना? 5 से 7 मेगा वोल्ट का। वी हैव V बराबर W बटा C। तो सी का कोई यहाँ पे Q बाय सी है ना, तो देखिए V इक्वल टू Q बाय सी। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा। समझ गए? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एज Q इज इंक्रीज, चार्ज को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। प्रोपोर्शनल जब ही होगा सामने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा। तो जब ही इसके प्रोपोर्शनल होगा तो ये बढ़ेगा तो चार्ज ही बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। समझ गए ना? तो V भी इंक्रीज करेगा। व्हेन द ग्लोब S इज चार्ज टू अ वेरी हाई पोटेंशियल, यदि जब ये ग्लोब क्या हो जाए? बहुत अत्यधिक चार्ज, ग्लोब पे बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाए और यह चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इट इज अनेबल टू होल्ड चार्ज, जब ये इसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, जब ये इसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा तो हम इस चार्ज को रोक नहीं सकते हैं, हम इस चार्ज को रोक नहीं सकते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप मतलब कॉन्स्टिट्यूएंटली इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? यहाँ पे स्पार्किंग होने लगेगा। क्या हो जाएगा? स्पार्किंग होने लगेगा और लीकेज करने लगेगा। स्पार्किंग एंड लीकेज ऑफ द चार्ज, चार्ज का क्या होगा बच्चों? लीकेज करेगा और स्पार्क करेगा। किसके कारण? यदि वोल्टेज बढ़ जाएगा तब ना, चार्ज जाते रहेगा, ज़्यादा जितना चार्ज यहाँ से बढ़ेगा चार्ज जाते रहेगा और वोल्ट भी बढ़ते जाएगा। जब ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्पेयर का जितना क्षमता होगा उतना ही रोक पाएगा, क्षमता होबे नहीं करेगा। आपको खाने का होगा एक थाली खा लीजिएगा, 2 थाली तो पेट रोक पाएगा, उसको फाड़ी के निकाल जाएगा। तो वही चीज़ हुआ, इसके पास उतना क्षमता नहीं वोल्टेज को रोक सके। तो इसके बारे में हम अत्यधिक अध्ययन करेंगे। इसके बाद जनरेट हुआ वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इससे ज़्यादा मेगा वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। समझ गए ना? ज़्यादा रोक नहीं पाया, इसलिए उसके बाद साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया गया। ज़्यादा चार्ज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज भी ज़्यादा हो रहा था। तो ज़्यादा वोल्टेज जब ये हुआ, ज़्यादा अपेक्षा से ज़्यादा जब ये वोल्टेज होता है तो क्या होता है? वोल्टेज के कारण चार्ज लीकेज करता है। चार्ज क्या करता है? लीकेज करता है और स्पार्किंग होने लगता है। और इस लीकेज और स्पार्किंग को रोकने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं? एक प्लास्टिक कवर करते हैं। क्या करते हैं? प्लास्टिक कवर करते हैं, कवर्ड विथ प्लास्टिक। इसके ऊपर किसका कवर करते हैं बच्चों? प्लास्टिक का। प्लास्टिक या स्टील चैम्बर, क्या प्लास्टिक या स्टील चैम्बर। और इसके अंदर प्लास्टिक और स्टील चैम्बर के अंदर में हम नाइट्रोजन गैस और सल्फर हेक्साक्लोराइड भरते हैं। इस प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक जो लगाएंगे उस प्लास्टिक के अंदर क्या कौन सा गैस भरेंगे? नाइट्रोजन एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, वेंडी ग्राफ जनरेटर के ऊपर जो हम प्लास्टिक या स्टील चैम्बर से हम कवर करते हैं तो उसके अंदर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो क्या लगाएगा? टिक नाइट्रोजन। और कुछ ऑप्शन में यदि ये नहीं दिया है तो नाइट्रोजन, यदि दोनों दिया हुआ है तो बोथ कर दीजिएगा सल्फर हेक्साक्लोराइड। दोनों भरा जाता है किसके अंदर? प्लास्टिक एंड स्टील चैम्बर के ऊपर। तो ठीक है, आपका 5 नंबर का वेंडी ग्राफ जनरेटर क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आप बोर्ड में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप पूर्ण रूप से लिख दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गॉस लो के साथ।